आज हम लोग जुडिशियल चेंजेस को डिस्कस करेंगे जो 1765 से 1773 के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस कार्यकाल को डिस्कस करने के लिए हमें उन समय के गवर्नर जनरल्स, उनकी कार्य फंक्शनिंग को डिस्कस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में 3 विंग्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। आप सभी जानते हैं एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग से जुड़ी हुई है और जुडिशरी देखती हैं कि लॉ जो है वो अच्छे से उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। तो इस तरह से चाहे आज का समय हो, चाहे ब्रिटिश पीरियड की बात करें, ब्रिटिश इंडिया में जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन तीनों का अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। जुडिशियल चेंजेस ब्रिटिश रूल के समय में हम देखेंगे, स्पेशली 1765 से 1772 के बीच में, तो हमें वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यों को, उनके रिफॉर्म्स को, जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सबको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन भारत के पूरा जो जुडिशियल चेंजेस हमारे एमए के जो सेमेस्टर्स में हैं, उसमें आपको वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, ये 3 गवर्नर जनरल्स को मुख्य रूप से स्टडी करना पड़ेगा। हु वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स? आज हम वॉरेन हेस्टिंग्स को डिस्कस करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स देखिए, बंगाल के अंदर ब्रिटिश सत्ता जो स्थापित हुई है उसके पीछे 2 युद्ध हैं, एक है प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। और बैटल ऑफ प्लासी हो 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपनी सत्ता भी कायम करते हैं। 1765 के बाद में उन्हें दीवानी भी मिल जाती है। 1765 में जब दीवानी मिलती है तो उनको राजस्व वसूली के अधिकार भी मिलते हैं। द्वैध शासन स्थापित कर दिया जाता है, डुअल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है बंगाल के अंदर। कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे में, एक तो वो कंपनी की सर्विसेज के द्वारा अपना पैसा कमाते रहें, दूसरा एक ये भी कर सकते हैं कि निजी व्यापार यानी प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी अपने जो है अपने को एनरिच कर सकते हैं इकोनॉमिकली। जब तक कॉर्नवालिस क्लाइव यहाँ रहते हैं तब तक स्थितियाँ थोड़ी कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन जब क्लाइव चले जाते हैं उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स हैं, जिनमें वेरलेस ले लीजिए, कार्टियर ले लीजिए, जो डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन यहाँ पे स्थापित किया गया था, उनमें उसके डीमेरिट्स सामने आने लगे। वैसे डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट में जो एक तरफ कंपनी का शासन है और एक तरफ नवाब का शासन है, जो बंगाल का नवाब है। तो कंपनी अपने शासन को इस दौरान क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है? बंगाल के नवाब होने के नाते क्या अपनी उत्तरदायित्वों से पीछे तो नहीं है? ये डुअल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत के अंदर गवर्नर बन के आते हैं, देखिए वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग्स या राइटर के पद से ईस्ट इंडिया कंपनी में है, लेकिन 1772 में उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर, और जो 1773 में गवर्नर जनरल के रूप में इनको सुशोभित किया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ आते हैं, इस समय लगान व्यवस्था के कारण पूरा का पूरा जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत अराजकता, अनार्की फैली हुई है। लोगों को जी भर के लूटा जाता है, चारों तरफ बेईमानी है, कदाचार है, भ्रष्टाचार है, और ये किसी और के द्वारा नहीं, यहाँ के व्यापारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के मिलीभगत के कारण है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, जुडिशरी कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में वॉरेन हेस्टिंग्स प्रयत्न करते हैं कि किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को सही किया जाए, और इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ जुडिशरी सिस्टम को एम्पावर करना चाहते हैं, देखिए जुडिशरी हमेशा रहती है, लेकिन जब जुडिशरी पे पकड़ ढीली पड़ जाती है तो सारा कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, कंट्रोल निकल जाता है, एनार्की हो जाती है, विद्रोह होने लग जाते हैं, स्थितियाँ खराब होने लग जाती है। ऐसे में वॉरेन हेस्टिंग्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स
जो गवर्नर जनरल भी बनते हैं आगे जाके बंगाल के, और उनके साथ उनकी काउंसिल के 4 मेंबर्स भी हैं। लेकिन गवर्नर जनरल बनने के बाद उनके काउंसिल के मेंबर्स और उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन बंगाल से समाप्त करते हैं और उसके साथ जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको भी एम्पावर करने के लिए उसको सुचारू करने का प्रयास करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स कलेक्टर्स की जो है रिक्रूटमेंट करते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है इनको, और एक कलेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है जिसका बेसिक जो फंक्शन है वो रेवेन्यू कलेक्शन है। साथ साथ वो उस पूरे एरिया का जो न्याय व्यवस्था है, प्रशासन है, उसका भी देखभाल करेगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुफस्सल दीवानी अदालत आगे जाके खोली जाती हैं। दीवानी अदालत के अंदर सिविल केसेस सॉल्व किए जाते थे। सिविल केसेस का मतलब होता है कि जो दीवानी से जुड़े हुए, अब दीवानी के अंतर्गत कौन कौन से केसेस आ सकते हैं? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, अगर संपत्ति का विवाद है तो दीवानी के अंतर्गत आएगा। इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स, अगर जो पैतृक संपत्ति को लेके कोई विवाद है। रेवेन्यू केसेस, अगर लगान संबंधी किसी तरह का डिस्प्यूट है। केसेस ऑफ डेब्ट्स, अगर कोई ऋण संबंधी केस है। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिज, कास्ट, रिलीजन, अगर कोई डिस्प्यूट मैरिज से रिलेटेड है, विवाह से संबंधी है, वर्ण से संबंधित है, जाति से संबंधित है, धर्म से संबंधित है। अगर कोई डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप को लेके है दो लोगों के बीच में। अगर कोई डिस्प्यूट लेखा से संबंधित है, अकाउंट से संबंधित है तो ये सभी डिस्प्यूट्स केवल दीवानी अदालतों के अंदर ही सुने जाएंगे। वैसे न्याय व्यवस्था में 2 तरह के न्याय होते हैं, दीवानी न्याय और फौजदारी न्याय। दीवानी न्याय तो आप समझ ही गए, जिसमें आप विवाह से संबंधित या इनहेरिटेंस से संबंधित इस तरह के केसेस को सॉल्व करते हैं। अब फौजदारी न्याय क्या होते हैं ये भी देखें। फौजदारी न्याय के अंतर्गत सभी तरह के क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर का अपॉइंटमेंट किया। कलेक्टर कौन था और उसके क्या कार्य थे? देखिए, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऑफिशियल्स हैं हायर पोस्ट पे, वो सभी इंग्लैंड से आते हैं और इनको यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर के रूप में, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर होता है उसे वहाँ का जो प्रशासन है वो देखना होता है। प्रशासन के साथ साथ जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, लगान वसूली की जाती है उस क्षेत्र से, उसके लिए, और पूरे की पूरी जो न्याय व्यवस्था दीवानी अदालत के अंतर्गत है वो कलेक्टर का काम होता है। कलेक्टर को इन सभी कामों के लिए कोई अलग से सैलरी नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। कलेक्टर रेवेन्यू के मामलों को भी देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, दीवानी अदालत को देखेगा, और उसकी दीवानी अदालत में 500 रुपये से ऊपर के जो केसेस होते हैं, जो वाद होते हैं, उनको सुना जाता था। क्योंकि कलेक्टर बाहर से आया है, यूरोपियन है, उसे यहाँ की, भारत की ना भाषा पता है, ना उसे यहाँ की कस्टम्स से अवेयरनेस है, ना यहाँ के लॉज पता है, लैंग्वेज बैरियर है। इन सभी कारणों से कलेक्टर को हेल्प करने के लिए यहाँ के नेटिव जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। और ये जुडिशियल ऑफिशियल्स जो देसी यहाँ के न्यायिक जो अधिकारी हैं, उनमें आपके हैं काजी, मुफ्ती, ब्राह्मण। इन सभी का कार्य क्या होगा? देखिए, मुसलमानों के लिए उनका कुरान, हिदायतें, जो वहाँ की जो लॉज हैं वो एक काजी या मुफ्ती ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारे हिंदुओं के जो धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, नारद स्मृति है, इन सब में जो हिंदू लॉज हैं वो लिखे गए हैं। तो इनकी जो ज्ञान है वो ब्राह्मण, शास्त्री या पंडित को ज़्यादा होता था। तो इसीलिए हिंदू और मुसलमानों के लिए ये नेटिव ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे, ताकि ये अपने अपने धर्मों के अनुसार जो कानून उनके ग्रंथों में है, उनके आधार पर उस पूरे केस को सॉल्व करेंगे, उसको तैयार करेंगे और फिर
उसको कलेक्टर को बताएंगे, कलेक्टर को उससे अवगत कराएंगे, ताकि कलेक्टर उससे नोन हो कि इंडियन में हिंदूज़ के लिए मुझे किस तरह का जस्टिस डिस्पेंस करना है और मुस्लिम्स के लिए किस तरह का जस्टिस डिस्पेंस करना है। ये हेल्प के लिए नेटिव जुडिशियल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। जिस तरह से दीवानी अदालत हैं उसी तरह से निज़ामत अदालतें भी बनाई गई। और निज़ामत अदालतों के दूसरे दो नाम हो सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स भी कह सकते हैं इन्हें, फौजदारी अदालत भी कह सकते हो। निज़ामत अदालत के ऊपर ही सदर निज़ामत अदालत भी बनाई गई थी। उनका कार्य भी क्रिमिनल केसेस को ही, आपराधिक जो केसेस हैं जिनके अंदर किसी का मर्डर हो सकता है, इस तरह के केसेस हो सकते हैं, सदर निज़ामत अदालत के अंदर मुस्लिम ऑफिसर था जिनको मौलवी, काजी या मुफ्ती, क्योंकि ये निज़ामत अदालतें जो हैं इन्हीं के द्वारा प्रिसाइड की जाती थी। कलेक्टर जो है उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करता था, जज की तरह एक्ट नहीं करता था। जज की तरह वो वो दीवानी अदालतों के अंदर ही एक्ट करता था और वो देखता था कि पूरा का पूरा जो केस सॉल्व हो रहा है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्या न्याय सही रूप से वितरित किया जा रहा है, जितने भी जो विटनेसेस हैं वो सही तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है, जस्टिस इम्पार्शियल होना चाहिए। ये जो कर्तव्य है ये कलेक्टर का हुआ करता था। सदर निज़ामत अदालत, देखिए सदर दीवानी अदालत भी हैं, सदर निज़ामत अदालत भी हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सदर का मतलब होता है हाई, और सदर दीवानी और सदर निज़ामत दोनों अदालतों की स्थापना जब की गई है तो वहाँ पर अगर कोई भी जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके विरुद्ध अगर आपको करना है, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी ले लीजिए, इनके विरुद्ध अगर कोई भी अपील करनी है तो सदर दीवानी और सदर निज़ामत अदालतों के अंदर की जा सकती थी। और सदर निज़ामत अदालतों का जो प्रधान होता था उसे नायब नाजिम भी कहते थे। एपिलेट कोर्ट्स हैं, यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी दिया जा सकता था, मौलिक न्याय भी और अपीलीय भी थी। 500 से ऊपर के जितने भी जो केसेस होते थे वो सदर दीवानी अदालत में सुने जाते थे। कोई सेपरेट जज नहीं है सदर दीवानी अदालत। देखिए दीवानी अदालत में तो कलेक्टर है, लेकिन सदर दीवानी अदालत में गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के मेंबर्स। ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 4 काउंसिल मेंबर्स हैं उसके। जो नेटिव ऑफिशियल्स हैं वो अपॉइंट किए जाते थे, जिनमें से आपके कानून गो हैं, रायन हैं, मुख्य कानून गो। ये इनकी सहायता से गवर्नर जनरल उसके काउंसिल के मेंबर्स न्याय किया करते थे। 3 मौलवियों को भी रखा जाता था। सदर दीवानी अदालत देखिए जब काम कर रही है 1774 तक, उसके बाद कुछ गतिरोध होता है और किन्हीं कारणों से बंद की 1780 में वापस इसको स्टार्ट किया जाता है। सदर दीवानी अदालत की जो वर्किंग है उसको देखने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एलिजा इम्पे, उनको उसका सोल जज भी बना दिया। सदर दीवानी अदालतों में और जो ये सदर निज़ामत अदालत है उनकी स्थापना के पीछे उद्देश्य एक ही है कि भारत में जो ये इनजस्टिस है, अनार्की है, इस पूरे न्यायिक क्षेत्र के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, और इसी के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो फौजदारी मामले हैं निज़ामत अदालत, सदर निज़ामत अदालतों में जो फौजदारी मामले हैं उनमें इस्लामी कानून को ही मान्यता दी गई है। वहाँ का हेड भी दरोगा या अदालत जो है उसको असिस्ट करते हैं चीफ काजी, और जो पूरा का पूरा क्रिमिनल केसेस हैं वो फौजदारी मामले इनमें सदर निज़ामत अदालतों के अंदर किए जाते थे। अगर कोई बहुत सीरियस केसेस हैं वो डायरेक्टली उसके अंदर फाइल किया जाता था। उसके लिए निज़ामत अदालत से होकर फिर सदर निज़ामत अदालत में जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं था। सदर निज़ामत अदालत का एक और काम ये भी था कि जो निचली अदालतें हैं उनको कंट्रोल भी करेंगी, उनकी फंक्शनिंग को भी चेक करेंगी, सुपरवाइज भी करेंगी उनको। सदर निज़ामत अदालत बाद में आगे जाके 1775 में मुर्शिदाबाद के अंदर ट्रांसफ़र भी कर दी गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। जितनी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं, अंग्रेज़ों का मानना था कि सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, केस फाइल हो,
फिर उसके लिए जो विटनेस लाए जाएं, हियरिंग हो, सम्मन जारी हो, ये सभी जितने भी काम हैं वो सब रिटन रिकॉर्ड होने चाहिए, ताकि जब भी जज के सामने मामला आए तो उसको बहुत ही सरलता से, या बाद में भी कभी केस ओपन हो तो उसको बहुत ही उसको एक सीक्वेंस में और वो अवेलेबल हो आपको। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो इस तरह के प्रयास करते हैं, और उन्होंने उनका जो नज़र, जो उस समय के जो लोग हैं, जो न्यायाधीश वगैरह हैं, उनकी जो जजेस के जो पद हैं उनको लीगल बना दिया, वैधानिक बना दिया उन्होंने। और ये भी कहा कि भाई आगे से अब कोई भी जज या जुडिशियल ऑफिसर्स किसी तरह की या तो ना घूस लेते हुए नज़र आना चाहिए, ना किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो अदालत से उनका जो पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग्स हैं, उनको रिफॉर्म किया गया। और निश्चित समय भी दिया गया कि इस डेट को इस मुकदमे के लिए सुनवाई की जाएगी। न्यायालयों का जितना भी काम जो है वो लिपिबद्ध, डॉक्यूमेंटेड करने के लिए भी उन्होंने आगे कहा गया। इस तरह से 10 रुपये से लेके जो मामले हैं वो दीवानी मामलों को स्थानीय अदालतों के द्वारा वहीं लोकल लेवल पे ही आप उनको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते थे। आगे जाके रेगुलेटिंग एक्ट भी जब आता है 1773 में, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है। तो इस तरह से जो जुडिशियल चेंजेस हैं इसके अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था को बहुत सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष, इम्पार्शियल और बहुत ही कन्वीनियंट बनाने का प्रयास किया। और इन्हीं सुधारों को आगे जाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उसके लिए उनके लिए इजी हो गया। एक बैकग्राउंड की तरह वॉरेन हेस्टिंग्स ने काम किया एलिजा इम्पे के साथ, और न्याय व्यवस्था को बहुत ही सुचारू बनाया। उन्होंने कोड ऑफ जेंटू लॉज भी यहाँ पे बनाए इम्पे के सहायता के माध्यम से ही। और इस तरह से जो न्याय व्यवस्था है भारत के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए। थैंक यू।